व्हील कंपनी लिमिटेड बोरोड 50 करोड़ फ्रॉम अ बैंक ऑन 1 जनवरी 2001। द ओरिजिनल टर्म्स ऑफ द लोन वर एज फॉलो। जो व्हील कंपनी है उसने 1 जनवरी 2001 को ही बैंक से 50 करोड़ का लोन ले लिया, और जो टर्म्स है लोन की वो ऐसी है कि इंटरेस्ट रेट जो है 11% है, जो प्रिंसिपल को है 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है। इंटरेस्ट एनुअल बेसिस पे अक्रू होगा। जो बैंक जो है वो फीस चार्ज करेगा, फ्रंट फीस लोन देने के लिए वो इतना चार्ज करेगा। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है इसका इतना 11.5। ठीक है, अब 2 साल बाद आते हैं, यानी 1 जनवरी 2001 को लोन लिया तो पहला साल खत्म हुआ 31 दिसंबर 2001, दूसरा साल खत्म हुआ 31 दिसंबर 2002। तो 31 दिसंबर 2002 को व्हील कंपनी जो है बैंक के पास आता, कहता जी मैं आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो पे नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट, तो मतलब मैं आपकी प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट जो है पे नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो हमें जो टर्म्स है वो रीनेगोशिएट करने पड़ेंगे क्योंकि मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं। तो यहाँ इस इतनी बात से इसका ये मतलब निकलता है कि मैंने आपकी जो प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट है वो पे नहीं करी है, लेकिन आपकी जो इंटरेस्ट है, जो इस साल की जो इंटरेस्ट बन रही है उस वो मैंने आपको पे कर दिया है। ठीक है, तो अब रीनेगोशिएट टर्म्स उसने करवा लिए बैंक से कि इंटरेस्ट 15%, पहले 11% लगता था, अब लगेगा 15%। जो प्रिंसिपल जो रिपेमेंट है वो 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करनी है। पहले 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे करनी थी, उस एक इंस्टॉलमेंट तो उसने पे कर दिया, दूसरे इंस्टॉलमेंट से पे नहीं कर पाया, तभी तो आया ना वो। तो अब जो बाकी की जो यहाँ की जो 4 इंस्टॉलमेंट बची है उसको ये 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में वो पे करेगा। जनरल एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है 31 दिसंबर 2003 तक, यानी इसके 1 साल बाद और जाकर के वहाँ तक जो जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है, और जो चेंजेस का जो इफ़ेक्ट होगा उसको भी मतलब रिकॉर्ड करना है। तो आंसर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, स्टेप 0, हु एम आई एम व्हील कंपनी लिमिटेड, क्योंकि व्हील कंपनी लिमिटेड के बुक में ये सारा काम हो रहा है। ग्रेट, तो ये मेरे लिए फाइनेंशियल एसेट है, फाइनेंशियल लायबिलिटी है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। जाहिर सी बात है मेरे लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी है क्योंकि बैंक से लोन तो मैंने लिया है। अब ये ऑन मार्केट टर्म्स है कि ऑफ मार्केट टर्म्स है, यहाँ पे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट तो दिखा हुआ है 11.5% का, लेकिन क्वेश्चन में कहीं पे भी इंटरेस्ट फ्री लोन या फिर सिमिलर लोन या कंपेरेबल लोन ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो मतलब ये ऑन मार्केट टर्म्स है। ठीक है, अब आते स्टेप 3 यानी फेयर वैल्यू पे। तो फेयर वैल्यू कितनी होगी, तो 50 करोड़ हमने लिए हैं बैंक से और बैंक ने वापस इतने ले लिया फ्रंट फीस चार्जेस के नाम पे, यानी टोटल इतनी जो फेयर वैल्यू हमारी मिली। ठीक है, अब स्टेप 4 पे आते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। ऑलरेडी अभी दिया हुआ था, वैसे तो जो ऑन मार्केट टर्म्स होता है उसमें हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट को हम ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करके निकालते हैं, बट इसमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है 11.5%। ठीक है, अब हम आते हैं स्टेप 5 पे। स्टेप 5 को हम स्किप करेंगे क्योंकि इसमें ऑन मार्केट टर्म्स पे हैं। अभी हम स्टेप 6 पे आते सीधा। स्टेप 6 में फाइनेंशियल लायबिलिटी का कॉम्पोनेंट कितना है, तो ये पूरा का पूरा फाइनेंशियल लायबिलिटी तो है, इसमें कोई इक्विटी कॉम्पोनेंट थोड़ी, तो पूरा पूरा फाइनेंशियल लायबिलिटी का कॉम्पोनेंट। अभी फाइनेंशियल लायबिलिटी का कॉम्पोनेंट यूज़ करेंगे हम स्टेप 7 में करेंगे, अमोर्टाइजेशन टेबल बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे अमोर्टाइजेशन टेबल देखो बना दी है, ये देखो, ये अमाउंट यहाँ पर डाला, ये EIR के हिसाब से इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया, फिर अमाउंट इसने पे किया 11% के हिसाब से, यानी इंटरेस्ट हमने चार्ज किया 11.5% के हिसाब से, इंटरेस्ट इसने पे किया 11% के हिसाब से, और पहली इंस्टॉलमेंट इसने पे करी। फिर तो हमने ये हमारा ड्यू था ये पे कर दिया, तो क्लोजिंग कितना बनता है, क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग बन गया, अगले साल का ओपनिंग। फिर हमने EIR के हिसाब से जो है इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, बट अगले साल अभी हमने देखा था उसने वो क्या किया, वो इंस्टॉलमेंट तो पे नहीं कर पाया उसने, सिर्फ जो इंटरेस्ट है इंटरेस्ट पोर्शन पे किया, प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाया, तो क्लोजिंग बैलेंस उसका इतना आ गया। अब उसने जो है टर्म्स वो रीनेगोशिएट करवा ली हैं। ठीक है, तो इसके मॉडिफिकेशन की जो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, मॉडिफिकेशन एडजस्टमेंट एंट्री होती है जो मॉडिफिकेशन डेट है, मॉडिफिकेशन डेट पे जो PV जो क्लोजिंग बैलेंस होता है अमोर्टाइजेशन टेबल में, ये इसको लेते हैं, और जो आगे की जो कैश फ्लोज जो मॉडिफाइड है, जो नई वाली कैश फ्लोज है, जो इसमें नए टर्म्स है, नए इंटरेस्ट है, नए तरीके से आपको प्रिंसिपल को रिपे करना है, वो जो फ्यूचर के जो कैश फ्लोज हैं जो हम पे करेंगे उसका PV और ये क्लोजिंग बैलेंस, इन दोनों का डिफरेंस हमें चेक करना होता है। अगर ये डिफरेंस 10% से ज़्यादा आता है तो हम इसे माइनर मॉडिफिकेशन मानते हैं, उस हिसाब से एडजस्टमेंट करते हैं। अगर ये 10% से कम आता है तो इसे माइनर माना जाता है, सॉरी, अगर 10% ज़्यादा आता है तो मेजर मानते हैं, 10% से कम आता है तो माइनर मानते हैं, उसी अकॉर्डिंग फर्दर आगे एडजस्टमेंट करी जाती है। ठीक है, तो ये है ही। अब हमें क्या निकालना है, डिफरेंस पता करने के लिए 10% से ज़्यादा है कि 10% से कम है, फिर उसके अकॉर्डिंग तो आगे एडजस्टमेंट करेंगे ना। तो इसके लिए अब हमें दूसरा जो फिगर चाहिए वो चाहिए जो फ्यूचर की जो कैश फ्लोज है, फ्यूचर की जो कैश फ्लोज है उसका PV चाहिए हमें। तो अब देखो, ये है फ्यूचर की कैश फ्लोज,
देखो 2003 से स्टार्ट हो रही है ना, 31 जनवरी 2003 से, क्योंकि 50 करोड़ लिए थे, एक इंस्टॉलमेंट हमने 10 करोड़ की पहले साल पे कर दी, अगले साल हम पे नहीं कर पाए तो 40 करोड़ के प्रिंसिपल बच गया। तो देखो 40 करोड़ का प्रिंसिपल बचा और हर साल, और उसे 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे करना, मतलब हर साल 4-4 करोड़ पे करेगा। जो फिर जो इंटरेस्ट है वो 15% उसने कर दिया था, तो 15% के हिसाब से इस तरीके से कैश फ्लो हमारी बन रही है। तो इसके ऊपर जो है इतना परसेंट इंटरेस्ट, क्योंकि 40 करोड़ जो है इसने पूरे साल यूज़ किया है, फिर आखिर में साल के आखिर में 4 करोड़ पे किया ना, बाकी पूरे साल तो 40 करोड़ यूज़ किया, तो 40 करोड़ के ऊपर 6% फिर पे कर दिया था। फिर नेक्स्ट ईयर इसने पूरे साल 36 करोड़ यूज़ किया, आखिर में फिर 4 करोड़ पे किया है। तो यानी इंटरेस्ट किस पे लगेगा, 36 करोड़ पे ही लगेगा ना। तो यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट ड्यू रहता है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है। तो इस तरीके से टोटल कैश फ्लोज हमारी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की आ गई। अब इसको हम पीवी कर देंगे 11.5% से, तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। ये देखो ये आ गया न्यू मॉडिफाइड कैश फ्लोज का, और जो ओल्ड का ये रहा है ना, ओल्ड का तो यही है। तो अब डिफरेंस आ गया ये। अब इसको डिवाइड करेंगे हम इससे 3974, तो कितना आएगा 13.59% आएगा, 10% ज़्यादा, यानी ये मेजर मॉडिफिकेशन। तो अब उसके अकॉर्डिंग हम जो है एडजस्टमेंट करते हैं। मेजर मॉडिफिकेशन होता है तो हम क्या करते हैं, मेजर मॉडिफिकेशन की जब भी बात आती है तो हम जो पुराना जो हमारा फिनेंशियल लायबिलिटी है, हम मेजर मॉडिफिकेशन जब होते हैं तो हम ये मानते हैं कि एक तरीके से हम एक नया फिनेंशियल लायबिलिटी में हम एंटर कर गए, ठीक है। पुरानी फिनेंशियल लायबिलिटी कहीं छूट गई क्योंकि टर्म्स इस तरीके से मॉडिफाई हुए हैं कि जो डिफरेंस है वो 10% से भी ज़्यादा आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, जो पुरानी फाइनेंशियल लायबिलिटी है उसको हम डी रिकॉग्नाइज कर देते हैं, और जो नई फाइनेंशियल लायबिलिटी है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं कुछ इस तरीके से कि ओल्ड लोन जो हमारा इतना बच रहा था ना, ये था ओल्ड लोन का क्लोजिंग बैलेंस हमारा, तो ओल्ड लोन को हम कर लेंगे डेबिट। अभी तक हमने क्रेडिट कर रखा था, अब हम इनको कर लेंगे डेबिट। और जो नया लोन है, नया लोन को हम रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। अभी इसके अमाउंट पे मत जाना, तो नए लोन को रिकॉग्नाइज करेंगे, जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो प्रॉफिट और लॉस होगा। लेकिन अब बात यह आती है कि नए लोन को रिकॉग्नाइज किस अमाउंट पे करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जो मेजर मॉडिफिकेशन होती है उस केस में नए लोन को ठीक उसी तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाता है जैसे हम ऑफ मार्केट टर्म्स में किसी भी फाइनेंशियल लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो हम आज देखते हैं अब ये 4 करोड़ हमारा कैसे निकलता है, ठीक है। अब दोबारा से जो नई लायबिलिटी है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। तो हमने काफ़ी स्टेप्स तो हमने ऑलरेडी जान ही रखे हैं कि मतलब ये एफएल तक तो हमें पता है कि हम कौन है, व्हील कंपनी लिमिटेड, हमने लोन ले रखा है, तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी हमारे लिए अभी ऑन मार्केट टर्म्स है कि ऑफ मार्केट टर्म्स है। देखो जो रीनेगोशिएटेड टर्म्स है इसमें कहीं भी आपको ऐसा दिख रहा है कि ये मतलब सिमिलर कंपेरेबल इंटरेस्ट फ्री है, बिल्कुल नहीं लिख रहा। मतलब ये क्या है, ऑन मार्केट टर्म्स है, ठीक है। मतलब ये क्या है, ऑन मार्केट टर्म्स है। तो अब ये ऑन मार्केट टर्म्स है, तो हम स्टेप 3 में फेयर वैल्यू निकालेंगे। फेयर वैल्यू निकालेंगे तो नहीं ये ऑन मार्केट टर्म्स है, बट हम इसको रिकॉग्नाइज, तो हमने अभी बोला कि जब मेजर मॉडिफिकेशन है तो ऑफ मार्केट टर्म्स की तरह रिकॉग्नाइज करते हैं। तो भले ये ऑन मार्केट टर्म्स है लेकिन हम इसको रिकॉग्नाइज करेंगे ऑफ मार्केट टर्म्स की तरह। तो हम स्टेप 3 फिर फॉलो नहीं करेंगे, फिर हम आएंगे सीधा स्टेप 4 पे। EIR कितना हुआ, EIR देखो यहाँ पे कुछ ऐसा EIR का दे नहीं रखा है, तो जो हम मानेंगे कि यही हमारा डिस्काउंटिंग रेट हो जाएगा। यानी जब सब कुछ सेम है, जब ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऐसा वगैरह कुछ है नहीं, तो जो इंटरेस्ट रेट है वही तो फिर डिस्काउंटिंग रेट हो जाता है ना। तो हमारा EIR यही हो गया 15%। अब हम आएंगे स्टेप 5 में, हम जो कैश फ्लोज है उसको डिस्काउंटिंग करेंगे EIR से और उसकी PV निकालेंगे। तो ये देखो यहाँ पे जो मॉडिफाइड जो कैश फ्लोज जो हमने निकाले, इसको हमने EIR जो हमारा नया EIR है उससे हमने डिस्काउंट कर दिया और हमारी वैल्यू आ गई 40 करोड़ रुपए। तो यानी नए लोन की जो PV है वो किस पे रिकॉग्नाइज होगी, वो होगी 40 करोड़ रुपए पे। ये देखो 40 करोड़ है ना, यहाँ पे भी हमने जो है 40 करोड़ पे इसको रिकॉग्नाइज किया है लोन को। अब इसमें फर्दर अमोर्टाइजेशन टेबल हम नहीं बनाना चाहेंगे क्योंकि जो हमें जो जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड, वैसे तो देखो अब हमने स्टेप 5 कर लिया, फिर हमें स्टेप 6, 7, 8 सारे करने हैं, लेकिन हम बाकी के इस जो मॉडिफिकेशन के बाद जो हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं दोबारा से लोन को, उसमें हम बाकी के स्टेप्स नहीं करेंगे, सिर्फ स्टेप 5 तक ही करेंगे क्योंकि जो हमें जनरल क्योंकि जो हमें एंट्रीज जो रिकॉर्ड करनी है वो 2003 तक ही करनी है।
तो बाकी के अमोर्टाइजेशन पूरा टेबल बना करके बनाने का कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। तो हम सबसे पहले जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो लोन था जो हमने लिया था, जिसकी फेयर वैल्यू हमने निकाले थे, उसको हमने लोन को रिकॉग्नाइज़ किया, ठीक है। सबसे पहले जनरल एंट्री में सबसे पहला फेज रिकॉग्निशन का आता है, हमने रिकॉग्निशन किया। रिकॉग्निशन दो चीज़ों का होता है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का होता है, एक अमोर्टाइजेशन अमाउंट का होता है। बट चूंकि ये ऑन मार्केट टर्म था शुरू में, तो ये इसमें मतलब अमोर्टाइजेशन अमाउंट इन्वॉल्व होना ही नहीं था, तो सिर्फ रिकॉग्निशन हुई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की। सेकंड फेज अमोर्टाइजेशन का होता है, बट फिर से अगेन चूँकि ये उस वो है ही नहीं ऑफ मार्केट टर्म से पे, तो ऑन मार्केट टर्म से, तो इसमें अमोर्टाइजेशन अमाउंट की ना तो रिकॉग्निशन होगी, ना तो ईयर एंड पे कोई अमाउंट जो है अमोर्टाइज होगा। फिर आता है स्टेप 3, मतलब फेज जो 3 आता है उसमें इंक्रीज़ करते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। बट इस क्वेश्चन में जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का जो इंक्रीज फेज है उसको नहीं दिखा रखा है। सीधा हम स्टेप 4 इसमें दिखा रखा है डिक्रीज इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो डिक्रीज़ यहाँ पे देखो इस साल का दिखा रखा है और इस साल का, ये है मॉडिफिकेशन से पहले वाली एंट्रीज, और ये मॉडिफिकेशन के बाद। मॉडिफिकेशन का जो बाद वाली एंट्री है उसमें सबसे पहला एंट्री हमने डाला है इसका मॉडिफिकेशन एडजस्टमेंट का, और अगली एंट्री हमने डाल दी है, ऐसे ही डाल दिया कि एक साल बाद की, मतलब जो है वो किस तरीके से अगला साल इन्होंने 2003 तक का पे किया होगा, ये वो चीज़ है। तो यहाँ पे अमाउंट थोड़ा गलत हो गया है क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया कि जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो हम EIR वाला लेते हैं, मैं नॉर्मल इंटरेस्ट वाला मैंने ले लिया, और यहाँ पे लोन अमाउंट भी ले लिया, जबकि लोन अमाउंट बैलेंसिंग फिगर आता है। यहाँ पे मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई है, बाकी एंट्री सारी ठीक है। यहाँ पे इसी तरीके से करनी है। ये है मॉडिफिकेशन से पहले वाली एंट्री, ये मॉडिफिकेशन की एंट्री है। मॉडिफिकेशन के बाद वाले 1 साल बाद जो हम पेमेंट करेंगे ये उसकी एंट्री है। अब ये हमने पूछोगे कि अमाउंट हमने कहाँ से उठाई है, तो जाहिर सी बात है जो EIR है वही इंटरेस्ट रेट है, तो उसके लिए हमें अमोर्टाइजेशन टेबल बनाने की ज़रूरत भी नहीं है एक तरीके से। तो जो कैश फ्लो है वही हमारा अमोर्टाइजेशन टेबल की तरह काम करेगा। तो पहले साल हमने 4 करोड़ प्रिंसिपल दे दिया और 6 करोड़ का इंटरेस्ट दे दिया, 10 करोड़ टोटल दे दिए। वही एंट्री देखो हमने यहाँ पे कर रखी है, ये रही। लोन 4 करोड़ का लोन पे किया, 6 करोड़ का इंटरेस्ट दिया, टोटल 10 करोड़ रुपये दिए। तो ये हमारी एंट्री जो है ये कम्प्लीट हो गई है ना।